हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें विलियन चैप्टर स्टार्ट करना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विलियन क्या होता है। ठीक है, तो विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। विलियन किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। तो देखिए, पहले देखते हैं कि समांगी मिश्रण को पहले समझते हैं। जैसे आपसे बताया गया ना कि समांगी मिश्रण ही विलियन है, तो हम पहले समझते हैं कि समांगी मिश्रण का क्या मतलब हुआ। मिश्रण तो आप समझ रहे हो। मिश्रण आप समझ रहे हो कि मिश्रण का मतलब क्या है। यदि कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए तो मिश्रण है। मिश्रण का मतलब यही हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिक्सचर। ठीक है, कोई भी दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ों को मिक्स कर दिए, मिला दिए तो मिश्रण हो गया। अब जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाते हैं तो उनका जो मिश्रण है वो दो तरह से मिलता है। एक मिश्रण होता है जिसमें उसके पदार्थों का संगठन एक समान होता है। एक ऐसा मिश्रण मिलता है जिसमें पदार्थों का संगठन एक समान होता है। पदार्थों का संगठन एक समान होने का मतलब कि उस मिश्रण में उसके पदार्थ, मतलब उसमें जिन पदार्थों को मिलाया गया है वो हमें अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, है ना। तो ऐसे मिश्रण को कहा जाएगा कि उनके संगठन कैसे हैं? एक जैसे हैं। या आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो। समांगी मिश्रण को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये 10 लीटर पानी है और इसमें आपने जो है कुछ मात्रा में चीनी घोल दिया। 10 लीटर पानी में मान लो आप 100 ग्राम चीनी घोल दिए। ठीक है, तो 100 ग्राम चीनी का 10 लीटर पानी में मिश्रण हो गया ना। अब क्या करते हैं कि ये मिश्रण तैयार करने के बाद इसको हम पाँच बर्तन ले लिए 1-1 लीटर का। ये 1-1 लीटर का बर्तन है और आपने क्या किया कि 1-1 लीटर इनमें 1-1 लीटर भर दिया। पाँचों में 1-1 लीटर भर दिया। ठीक है, अब यदि हम इनमें चीनी की मात्रा अगर देखें, चीनी की मात्रा, तो पहले वाले बर्तन में चीनी की मात्रा यदि x ग्राम है तो दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में भी आप पाओगे चीनी की मात्रा x ग्राम है। मतलब पांचों में से किसी भी बर्तन को लोगे तो आप पाओगे कि प्रत्येक बर्तन में चीनी की मात्रा आपस में बराबर है, मतलब सब में x ग्राम है। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को ही कहा जाता है समांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। समझे? समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण कि उनका संगठन एक समान हो। संगठन एक समान हो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर उस मिश्रण को हम एक से अधिक जगहों में बांटें तो प्रत्येक जगह में उसमें जो पदार्थ घोला गया है, जैसे यहाँ चीनी घोला गया है, उनकी मात्रा एक बराबर होगी। तो ऐसे मिश्रण को ही बोलते हैं समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही हम क्या कह देते हैं? विलियन। समांगी मिश्रण को ही क्या कह देते हैं? विलियन कह देते हैं। तो समझे ना विलियन क्या होता है? विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखिए, जब हमें समांगी मिश्रण तैयार करना है तो हम समांगी मिश्रण दो पदार्थों को मिलाकर तैयार कर सकते हैं या दो से अधिक पदार्थों को भी मिलाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। मान लीजिए आपने चीनी भी लिया, नमक भी लिया और पानी भी लिया। 3 पदार्थ हो गए, चीनी, नमक, पानी। इन 3 का मिश्रण हो गया। ये भी हो सकता है चीनी लिए, नमक लिए, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिए, नींबू का रस, और फिर पानी में सब घोल दिए। ये भी एक समांगी मिश्रण हो गया। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको कितना एग्जाम्पल दिए? 3 एग्जाम्पल दिए आपको। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल क्या है? समांगी मिश्रण है। मतलब तीनों ही विलियन के उदाहरण हुए। ये तीनों ही विलियन का उदाहरण हुए, जिसमें पहला विलियन जो है 2 पदार्थों से बना है, चीनी और पानी से। जो दूसरा विलियन है 3 पदार्थों से बना है, चीनी, नमक और पानी से। जो तीसरा विलियन है वो 4 पदार्थों से बना है, चीनी, नमक, नींबू का रस और पानी से। तो सभी विलियन हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है कि इसमें पदार्थों की संख्या 2, 3, 4 इस तरह से है।
ठीक है। तो कोई भी विलयन कितने पदार्थों का समांगी मिश्रण है, कोई भी विलयन कितने पदार्थों का समांगी मिश्रण है, उस आधार पर हम विलयन को द्विधारी विलयन, त्रिधारी विलयन, चारधारी विलयन कह सकते हैं। द्विधारी या द्विअंगी भी बोल सकते हैं, द्विधारी कह रहे हैं ना, द्विअंगी भी कहा जा सकता है। त्रिधारी को त्रिअंगी, चारधारी को चारअंगी विलयन भी कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम चीनी और पानी का विलयन तैयार किए, चीनी और पानी का, तो चीनी और पानी का विलयन कितने पदार्थों का मिश्रण है, 2 पदार्थों का मिश्रण है। तो आप चीनी और पानी के विलयन को क्या कहोगे, द्विअंगी विलयन। ठीक है। चीनी नमक पानी कितने पदार्थों का विलयन है, 3 पदार्थों का, इसे क्या बोलेंगे, चीनी नमक और पानी का 3 पदार्थों का विलयन हुआ, क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन। ऐसे नींबू भी बढ़ा दिए, नींबू का रस भी बढ़ा दिए, तो 4 पदार्थ हो गए, इसे हम क्या कर सकते हैं, चारअंगी विलयन। ठीक है। तो पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयन द्विअंगी, त्रिअंगी, चारअंगी ऐसे हो सकता है। ठीक है। लेकिन आपको 12th क्लास में केवल द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है। आगे चैप्टर में हम जहाँ जहाँ विलयन पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ विलयन यूज़ करेंगे, तो वो सभी विलयन किस तरह का होगा, द्विअंगी विलयन। मतलब आगे आपको बार बार द्विअंगी विलयन नहीं लिखना है, ना कहना है। आगे हम विलयन ही कहेंगे, लेकिन वो कैसा विलयन होगा, द्विअंगी विलयन हो गया। समझे ना विलयन। तो देखिए क्या बताया, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यदि विलयन 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण हो तो ऐसे विलयन को द्विअंगी या द्विधारी विलयन कहते हैं। समझ गया ना। अब इसके बाद आते हैं विलयन के घटक पर। अगला टॉपिक है विलयन के घटक। तो देखिए पहले समझिए घटक का क्या मतलब है। घटक का मतलब हुआ कि वह सिस्टम है ना, वह सिस्टम, वह तंत्र जितने पदार्थों से बना है, जिन चीज़ों से बना है, उसे उसका क्या बोलेंगे, घटक बोलेंगे। कोई भी तंत्र जब हम तैयार करते हैं तो उस तंत्र के बनने में जिन चीज़ों की सहभागिता होती है, जिन चीज़ों को मिलाकर कोई तंत्र बनता है, तो उसको बनाने में भाग लेने वाले चीज़ ही उसके क्या होते हैं, घटक होते हैं। तो यहाँ पर विलयन के घटक का क्या अर्थ हुआ, विलयन के घटक का क्या अर्थ हुआ कि विलयन जिन पदार्थों से बन रहा है, विलयन जिन पदार्थों का समांगी मिश्रण है, वही उस विलयन के क्या होंगे, घटक। ठीक है। तो अभी आपको बताया ना कि आप यहाँ पे किस तरह के विलयन के बारे में पढ़ोगे, द्विअंगी विलयन के बारे में। और द्विअंगी विलयन कितने पदार्थों से बना होता है, 2 पदार्थों से। इसका मतलब विलयन के कितने घटक हुए, 2 घटक। ठीक है। अतः विलयन के कितने घटक होते हैं, 2 घटक। विलयन के 2 घटक होते हैं। ठीक है। उन घटकों को क्या नाम देते हैं, एक को विलय कहते हैं, दूसरे घटक को विलायक कहते हैं। अब जरा समझें कि किस घटक को विलय और किस घटक को विलायक कहेंगे। तो देखिए जब हम मिश्रण तैयार करते हैं, समांगी मिश्रण या विलयन तैयार करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में घोलते हैं, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पदार्थ को कितनों भी मात्रा में आप ले सकते हो, किसी भी मात्रा में ले सकते हो, ये संभव नहीं है। मतलब हम अगर ये सोचें कि एक पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिए, जो दूसरा पदार्थ है उसको भी ज़्यादा मात्रा में ले लिए, तो दोनों को मिलाएंगे तो विलयन नहीं बन पाएगा। जब भी विलयन मतलब बनाना होता है, समांगी मिश्रण बनाना होता है, तो उसमें हमेशा एक पदार्थ थोड़ा कम मात्रा में होता है, दूसरा पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर आप दोनों को ज़्यादा मात्रा में लेकर मिलाओगे तो कभी नहीं घुल पाएगा। जैसे हम चीनी को पानी में घोलते हैं ना, तो अगर चीनी अगर कम मात्रा में है, पानी में आसानी से घुल जाता है। और जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ाने लगते हैं तो उसमें घुलने का जो दर है, घुलने का जो स्पीड है, वो स्लो होने लगता है। और जब चीनी की मात्रा कुछ बढ़ा देते हैं तो पानी में पूरी तरह से घुल नहीं पाता है, नीचे बैठने लगता है, अवक्षेपित होने लगता है कि नहीं। इसलिए जब भी हम विलयन बनाते हैं या जब भी समांगी मिश्रण बनाना होता है 2 पदार्थों का, तो वहाँ पर हमेशा एक पदार्थ की मात्रा दूसरे पदार्थ से कम होती है। ठीक है। तो उनमें वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जिसे हम घोलते हैं, वह पदार्थ जो कम मात्रा में ले रहे हो, जिसे घोल रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विलय कहते हैं। वो विलय होता है। ठीक है। दूसरा विलायक, वह पदार्थ जिसमें घोला जाता है, वह पदार्थ जिसमें घोला जाता है, जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होती है, उसे विलायक कहते हैं। तो समझ गया ना, विलय और विलायक। वह पदार्थ जिसे घोला जाएगा, जो कम मात्रा में है, वो विलय है। वह पदार्थ जिसमें घोल रहे हैं, जो ज़्यादा मात्रा में है, वो विलायक है। ठीक है। जैसे आप चीनी और पानी का विलयन तैयार कर रहे हो,
चीनी और पानी का विलयन तैयार कर रहे हो तो चीनी विलेय हुआ और पानी विलायक हुआ। समझ गए। एक दूसरा तरीका और है, एक और दूसरा तरीका है जिससे हम विलेय और विलायक को समझ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी विलयन का जो आंतरिक अवस्था है वो विलेय है, किसी भी विलयन का जो बाह्य अवस्था है वो विलायक है। ठीक है। बाह्य अवस्था और आंतरिक अवस्था कहने का क्या मतलब है? बाह्य अवस्था कहने का मतलब देखने पर जैसा वो दिखाई दे रहा है। किसी भी विलयन का जो अपीयरेंस है, मतलब उस विलयन को देखने पर वो जैसा दिखाई दे रहा है वो विलायक है। और जो उसमें नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उपस्थित है, जो चीज़ हम बाहर से नहीं देख पा रहे हैं लेकिन उसके अंदर उपस्थित है, वो विलेय है। जैसे आप चीनी को पानी में घोलते हो तो घोलने के बाद आपको क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। चीनी नहीं दिखता है, पानी दिखता है। तो पानी उस विलयन की क्या हुई? बाह्य अवस्था। जो बाह्य अवस्था है वही क्या हुआ? विलायक हुआ। ठीक है। और चीनी अंदर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसकी आंतरिक अवस्था, उसे हम क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि किसी भी विलयन का जो आंतरिक अवस्था है विलेय है, जो बाह्य अवस्था है वो विलायक है। तो समझ गए ना विलयन के घटक। ठीक है। अब आते हैं विलयन के प्रकार पे। तो विलयन को कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका हम वर्गीकरण कई तरह से कर सकते हैं। ठीक है। उसमें से एक वर्गीकरण है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था समझते हो ना? किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव या गैस, ये तीन हो सकती है ना। कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में हो सकती है। तो यहाँ पर आपने जो विलेय और विलायक लिया है, विलेय और विलायक दोनों ही क्या है? पदार्थ ही ना है। पदार्थ को ही आप विलेय कर रहे हो, पदार्थ को ही आप विलायक कर रहे हो। इसका मतलब विलेय और विलायक की तीन भौतिक अवस्था हो सकती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। तो विलयन बनाते समय हम विलेय पदार्थ ठोस लिए हैं कि द्रव लिए हैं कि गैस लिए हैं। उसी तरह विलयन बनाते समय विलायक पदार्थ ठोस लिए हैं कि द्रव लिए हैं कि गैस लिए हैं। इस आधार पर कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 9। इस आधार पर 9 कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। 3 ये हो सकता है और 3 ये हो सकता है। विलेय की 3 भौतिक अवस्था, विलायक की भी 3 भौतिक अवस्था। तो जब मिलाएंगे तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 9 कॉम्बिनेशन बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का हो सकता है? 9 प्रकार का हो सकता है। ठीक है। 9 हो सकता है। लेकिन उस 9 को भी हम 3 तरह से कर सकते हैं। 9 को भी 3 तरह से कैसे कर सकते हैं कि जब आप 9 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो 3 बार आप विलायक को क्या ले रहे हो? ठोस। और 3 बार विलायक को क्या ले रहे हो? द्रव। और 3 बार विलायक को क्या ले रहे हो? गैस। जब हम विलायक को ठोस ले रहे हैं तो हमको बाहर से कैसा दिख रहा है? ठोस रूप में दिख रहा है। जब भी आप विलायक को ठोस ले रहे हैं तो हमें बाहर से कैसा दिखेगा? ठोस रूप में दिखेगा। इसलिए उन तीनों केसों में हम विलयन को क्या कर सकते हैं? ठोस विलयन कर सकते हैं। ठीक है। यदि हम विलायक को द्रव रूप में ले रहे हैं तो जब द्रव रूप में लेंगे तो कैसा दिखाई देगा? द्रव की तरह दिखाई देगा। इसलिए हम विलयन को क्या कर सकते हैं? द्रव विलयन। और जब विलायक को गैस रूप में ले रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? गैस की तरह दिखाई देगा। इसलिए हम विलयन को क्या कर सकते हैं? गैस विलयन। तो इस तरह से जो 9 है वो 3 हो सकता है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठीक है। यदि आप विलेय ठोस ले रहे हो, विलायक ठोस ले रहे हो, विलेय जिसे घोल रहे हैं, जिसको मिला रहे हैं, ठोस है। जिसमें मिला रहे हैं वो भी ठोस है। मतलब ठोस को ठोस में मिलाकर, ठोस पदार्थ को ठोस पदार्थ में मिलाकर अगर समांगी मिश्रण तैयार करें, विलयन तैयार करें तो वैसे विलयन को क्या बोलेंगे? ठोस विलयन। जरा इसके उदाहरण सोचिए। ऐसा कोई उदाहरण सोचिए कि जो 2 ठोस पदार्थों से मिलकर बना हो, लेकिन ठोस पदार्थ के साथ मिलने के साथ जब उनको मिलाएं तो उसका मिश्रण क्या होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए। ठीक है। साधारणतः जब हम ठोस पदार्थों को मिलाते हैं तो उनका मिश्रण कैसा होता है? विषमांगी। चीनी में चीनी में नमक मिला दो, नमक चीनी मिला दो, कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी। दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे पूरी तरह से। चीनी में डस्ट डाल दीजिए, बालू डाल दो चीनी में, तो बालू और चीनी का मिश्रण कैसा होगा? विषमांगी। पूरी तरह से नहीं ना मिलेगा। मतलब जनरली क्या होता है? ठोस पदार्थों का मिश्रण विषमांगी होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे आप समांगी मिश्रण प्राप्त करोगे? तो समांगी मिश्रण प्राप्त करने का क्या तरीका होगा? यदि हम 2 ऐसे ठोस पदार्थ लें जो अपनी पिघली हुई अवस्था में है ना समांगी मिश्रण बनाते हैं, और जब ठंडा करेंगे तो उनका जो ठोस अवस्था होगा वो भी क्या हो जाएगा? समांगी हो जाएगा। तो आप क्या करो? 2 धातु लें, या मान लो 2 से अधिक भी ले सकते हो। अगर 2 धातु ले रहे हैं और दोनों धातुओं को क्या करें? पिघला दें। पिघलाने के बाद जब वो द्रव में बदल जा रहा है, दोनों को मिला दिए। तो उनका जब दोनों को मिलाएंगे पिघली हुई अवस्था में तो दोनों द्रव आपस में मिल जाएंगे, समांगी मिश्रण हो जाएगा। अब फिर उसको ठंडा करेंगे तो जो ठोस मिलेगा आपको वो कैसा होगा? समांगी मिश्रण होगा।
ठीक है। इस तरह के पदार्थों को आप बता सकते हो क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। मिश्र धातु। घरों पे आप जितना भी बर्तन यूज़ करते हो, सिक्का जैसे है ना, बंदूक की गोली है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो धातुओं से मिलकर बना है। लेकिन जब आप उसको देखते हो तो आपको देखने से ये नहीं समझ में आता कि कई धातुओं से मिला है। देखने पे क्या समझ में आता है कि कोई एक ही धातु है, कोई एक ही चीज़ है, एक ही कलर होता है, एक ही अपीयरेंस होता है। ठीक, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। इसका मतलब ठोस विलयन का उदाहरण क्या हो गया? मिश्र धातु। मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। समझ रहे हो ना? क्योंकि मिश्र धातु कैसे बन रहा है? ठोस पदार्थ को ठोस पदार्थ में मिलाने से ठोस पदार्थ का ठोस पदार्थ में वो समांगी मिश्रण है। समझ गया? दूसरा देखिए, ठोस विलयन का दूसरा कॉम्बिनेशन क्या? यदि विलेय द्रव हो और विलायक ठोस हो। यदि आप द्रव पदार्थ को ठोस पदार्थ में मिलाकर समांगी मिश्रण तैयार करो। क्या करें? द्रव पदार्थ को ठोस पदार्थ में मिलाकर समांगी मिश्रण तैयार करना है। तो इसका उदाहरण हम ले लें, द्रव के रूप में पारा ले लें। मरकरी पारा, रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पे क्या होता है? पारा द्रव होता है ना, द्रव होता है। तो मरकरी पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है, और कुछ ठोस धातुओं में जैसे सोडियम, सिल्वर, जिंक, ऐसे ठोस धातुओं में वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, समांगी मिश्रण बनाता है। इसलिए अगर हम पारे को मरकरी को सोडियम में मिला दें तो पारे और सोडियम का मिश्रण कैसा हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। पारे को सिल्वर में घोल लें, कैसा हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो इस तरह का पारे का सोडियम के साथ, पारे का सिल्वर के साथ मिश्रण समांगी मिश्रण हुआ, तो ये इसका ठोस विलयन हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? ठोस विलयन, जिसमें विलेय ठोस विलायक, जिसमें द्रव विलायक ठोस हुआ। ठीक है। थर्ड, यदि गैस लें, विलेय के रूप में गैस लें और विलायक के रूप में ठोस लें, मतलब गैस को ठोस में घोला जाए, तो गैस को जब ठोस में घोलेंगे तो विलयन क्या कहलाएगा? ठोस विलयन कहलाएगा। ठीक है। यदि हम गैस के रूप में हाइड्रोजन गैस ले लें, गैस के रूप में क्या लें? हाइड्रोजन गैस लें, और उसको किस में घोलें? पैलेडियम, पीडी धातु का उदाहरण है ना, धातु है, धातु मतलब ठोस हुआ। तो जब H2 गैस को, हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में, ठोस धातु में घोलेंगे तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में जो मिश्रण होगा कैसा होगा? समांगी मिश्रण होगा। इसलिए हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ जो विलयन बना वो कैसा विलयन हुआ? ठोस विलयन हुआ। गैस का ठोस में विलयन हुआ। ठीक है, 3 हो गया ये ठोस विलयन। इसमें तीनों में विलायक ठोस और ये विलेय ठोस, द्रव और गैस हुआ। अब अगला है द्रव विलयन। अब 3 द्रव विलयन बनेगा, तो द्रव विलयन में विलायक क्या होगा? द्रव होगा, और विलेय को करिए ठोस, द्रव, गैस। तो जैसे पहला हो गया, विलेय ठोस है और विलायक द्रव है, मतलब ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में घोलना है, ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में घोलकर समांगी मिश्रण तैयार करना है। ठीक है। तो हम क्या लिए? ठोस के रूप, इसका उदाहरण तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। ठोस के रूप में नमक ले लो, द्रव के रूप में पानी ले लो। नमक को पानी में घोल दो, चीनी को पानी में घोल दो, है ना। नमक का पानी में विलयन, चीनी का पानी में विलयन, तो ये सभी क्या हो जाएगा? ठोस का द्रव में विलयन हो जाएगा, एक तरह का द्रव विलयन हुआ। इसके बाद द्रव है, मतलब जिसको घोलना है वो भी द्रव, जिसमें घोलना है वो भी द्रव। तो आप क्या करिए? एल्कोहल ले लो, एथेनॉल कैसा पदार्थ है? द्रव पदार्थ है। और आप जानते हो कि एथेनॉल पानी में, जल में विलय होता है। एथेनॉल का जल में मिश्रण समांगी मिश्रण होता है, इसलिए एथेनॉल का जल के साथ विलयन, द्रव विलयन हो गया। ठीक है, हो गया द्रव। इसके बाद गैस का द्रव में विलयन, जिस पदार्थ को घोलना है गैस ले लें, ऑक्सीजन गैस ले लें। ऑक्सीजन गैस पानी में, जल में विलय होता है, ऑक्सीजन गैस जल में विलय है, समांगी मिश्रण तैयार होता है। इसलिए ऑक्सीजन गैस का जल में विलयन क्या हो गया? गैस से द्रव में विलयन हो गया। तो ये द्रव वाला 3 हो गया। इसके बाद 3 गैस विलयन लेते हैं। तो देखिए, विलेय के रूप में ठोस लेना है, विलायक के रूप में गैस लेना है। तो ठोस पदार्थ के रूप में कपूर ले लो, कपूर, कैम्फर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, कपूर, कैम्फर कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। और कैम्फर को नाइट्रोजन गैस के साथ यदि लिया जाए तो कपूर क्या होता है? नाइट्रोजन गैस में घुल जाता है। कपूर जो है एक ऊर्ध्वपातस पदार्थ होता है। उन पदार्थों को ऊर्ध्वपातस कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन, जो ठोस अवस्था में होते हैं और बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाते हैं। तो जब हम कपूर को नाइट्रोजन गैस में लेते हैं तो कपूर क्या होता है? गैस में बदल जाता है, और गैस में बदलकर नाइट्रोजन गैस में घुल जाता है। तो इस तरह से कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन क्या हुआ? ठोस का गैस में विलयन हो गया। ठीक है। अब जिसे घोलना है द्रव, जिसमें घोलना है गैस। ठीक है। तो द्रव के रूप में क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है जो द्रव रूप में मिलता है, और ये भी नाइट्रोजन गैस में समांगी मिश्रण बनाता है।
तो यदि हम क्लोरोफार्म जो कि द्रव है नाइट्रोजन गैस में घोलें तो समांगी मिश्रण मिलेगा, इसलिए कह सकते हैं कि क्लोरोफार्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन हुआ। अब लास्ट बचा गैस विलयन। तो कोई भी दो गैस ले लो, सभी दो गैसों का मिश्रण हमेशा समांगी मिश्रण होता है। कोई भी दो गैस मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, गैस विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये विलयन के प्रकार हुए। और किस आधार पर हुआ, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर।